देखो बच्चों, आज हम समझेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए बेटा थोड़ा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो मोशन अंडर ग्रेविटी है, बट ये 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब है कि जैसे मैंने इस मार्कर को लिया और इसको यहाँ से छोड़ा तो ये गिरेगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, 1 डायमेंशनल मोशन है। लेकिन यदि इस मार्कर को मैं ऐसे फेंक दूँ तो ये मोशन, ये कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे, तो ये भी मोशन अंडर क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगा, बट ये एक प्लेन में, मतलब वहां पे मोशन होगा, एक प्लेन में होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी इन 2 डायमेंशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, तो मोशन अंडर ग्रेविटी जो होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बेटा फ्री फॉल कंडीशन। तो मोशन अंडर ग्रेविटी जो होता है वो 2 होते हैं। एक होता है आपका 1 डायमेंशनल जिसे 1D बोलते हैं, और एक होता है आपका 2 डायमेंशन। बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, अंडर ग्रेविटी, मतलब फ्री फॉल कंडीशन होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन कैसी होनी चाहिए, फ्री फॉल कंडीशन होनी चाहिए। अब 1 डायमेंशन का मतलब है बेटा, जैसे कि ये मार्कर मैंने लिया और मार्कर को मैंने छोड़ा, तो ये मार्कर एकदम स्ट्रेट लाइन में आता है, एकदम सीधा नीचे आता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे यदि हम एग्जाम्पल से समझे कि यदि हमारे पास एक ब्लॉक है, लेट सपोज कोई भी ये ब्लॉक है या ऑब्जेक्ट, आप कुछ भी ले सकते हैं, और ये हमारा लेट सपोज ग्राउंड है, तो जब आप इसको छोड़ेंगे एक हाइट से, तो ये किधर की तरफ आएगा, ऐसे नीचे की तरफ आएगा। मतलब ये सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता हुआ ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे पहुंच जाएगा। तो दिस इज 1 डायमेंशनल मोशन। और यदि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज एक्ट कर रही है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी, बट कौन सा है, 1 डायमेंशन में। इसके अपोजिट यदि हम यहाँ पे देखें तो आप कुछ ऐसा समझो कि लेट सपोज आपने ऐसा देखा भी होगा कि दिस इज, लेट सपोज दिस इज अ रिवर, दिस इज अ रिवर, ये रिवर है, और इस रिवर में लेट सपोज यहाँ पे एक फिश है, यहाँ पे क्या है बेटा, एक फिश है, लेट सपोज ये फिश है। ठीक है, अब ये फिश क्या है ना कि बाहर की तरफ जंप मारती है कुछ ऐसा, और फिर पानी के अंदर चली जाती है। ये फिश क्या है, बाहर की तरफ जंप मारती है और फिर इस पानी के अंदर चली जाती है। ये रिवर है, रिवर के अंदर ये आपका क्या है, वाटर है। तो वाटर के अंदर से ये जो फिश है, आपने देखा होगा कि फिश कुछ इस तरीके के पाथ को फॉलो करते हुए जंप मारती है और पानी के अंदर चली जाती है। तो ये पाथ जो है, जब फिश इस कंडीशन पे है, जब फिश हमारी कहीं पे भी, आप कहीं पे भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिश लेट सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे, यहाँ पे, एंड लेट सपोज यहाँ पे है, कहीं पे भी आप ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे, इस कंडीशन, आप इस किसी भी कंडीशन में यदि आप देखोगे ना, तो इस फिश के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है। यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का, जो इस फिश को नीचे की तरफ खींचना चाहता है, इस फिश को भी नीचे की तरफ खींचना चाहता है। तो लेकिन यदि आप यहाँ पे रेफरेंसेस लेके देखें, यदि हम बेटा यहाँ पे रेफरेंसेस लेके देखें, तो हम देखेंगे, यदि मैं लेट सपोज यहाँ पे अपना एक रेफरेंस सेट कर लेता हूँ कि दिस इज वाई एंड दिस डायमेंशन इज नथिंग बट एक्स, तो आप देखोगे कि ये जो फिश का जो मोशन है, जो फिश का मोशन है, किस तरीके का मोशन है, ये एक्स वाई प्लेन में एक मोशन होता है, एक्स वाई प्लेन में होता है। तो इस टाइप का जो भी मोशन है उसको हम क्या बोलते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी, बट दिस इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। और इस 2 डायमेंशनल मोशन को ही बेटा हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। बेसिकली यही क्या है आपका, यही आपका क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मुझे सिर्फ ये बताना था कि जो मोशन होता है वो किसमें होता है, 2 डायमेंशन में होता है, मतलब एक प्लेन में होना चाहिए, जैसे ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, और यहाँ पे जो मोशन है वो कैसा है, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन में होता है। तो दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी 1 डायमेंशन, दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी इन 2 डायमेंशन। तो मैंने एक फिश का एग्जाम्पल दिया, इस तरीके के बेटा कई सारे एग्जाम्पल, हजारों एग्जाम्पल है। अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आपको समझ में आएगा। अभी आप देखो, इसी के एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लियर कट होगा, आपको अब समझ में आने लगेगा कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखो, लेट सपोज कि आपने एक ग्राउंड में, या आपका ग्राउंड है, सरफेस है, और यहाँ से आपने एक बॉल फेंका, कैसे फेंका, ऐसा,
आपने ऐसा फेंका या आप हॉरिजॉन्टल भी आप फेंक सकते हो, आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल भी फेंक दो यदि, तो भी ये किस तरीके के पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा, कुछ ऐसा पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा। ये कुछ ऐसे पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा, ये कुछ ऐसे पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा। मतलब ये जो बॉल है, ये बॉल कुछ इस तरीके के पाथ को फॉलो करती हुई आगे बढ़ेगी, फिर यहाँ पहुंचेगी, यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ ये जाएगी, यहाँ से अगेन ऐसी जाएगी, यहाँ से अगेन ये बॉल यहाँ पहुंचेगी, इधर से अगेन ऐसे जाएगी। इस तरीके से इसका मोशन होगा बॉल का, और फिर यहाँ से ये इस तरफ जाएगी। मतलब इस तरीके का मोशन होता रहेगा। यदि आप कहीं पे भी एक कोऑर्डिनेट सेट कर लें, आप कहीं पे भी एक कोऑर्डिनेट सेट कर लो, लेट सपोज यहाँ, तो आप देखेंगे कि ये जो मोशन है ना बेसिकली एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। अगर ये वाई हाइट को रिप्रेजेंट करता है और ये एक्स जो है हमारी ग्राउंड की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो मोशन हो रहा है किस में हो रहा है, 2 डायमेंशनल प्लेन में हो रहा है। इस मोशन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। और जिस भी चीज को प्रोजेक्ट किया जाता है, जिस भी चीज को प्रोजेक्ट किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोजेक्टाइल। ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये कोई भी चीज हो सकती है। यहाँ पे तो ये जंप किया है, बट जरूरी नहीं कि ऐसा जंप होगा। मैंने एग्जांपल के लिए बताया है कि दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आप इसको वाटर में फेंक दोगे तो क्या होगा, सिंपली वाटर के अंदर चला जाएगा। तो वाटर में गिरने से पहले जब इस तरीके से पाथ को फॉलो करेगा तो दिस पाथ इज नथिंग बट द प्रोजेक्टाइल मोशन। वो पाथ पैराबोलिक होता है, बट दिस टाइप ऑफ मोशन वी नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। इसी तरीके से ऐसे आप और भी कई एग्जांपल्स ले सकते हैं, ऐसे और भी कई एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक सकते हो। आप यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फेंक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जिस भी ऑब्जेक्ट को आप फेंकोगे उसे हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। और उस 2 डायमेंशन प्लेन में, उस 2 डायमेंशन प्लेन में जिस पाथ को फॉलो करेगा दैट पाथ इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जैसे आप वाटर ले लीजिए, लेट सपोज आपके पास एक पाइप है पानी का, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ले लिया लेट सपोज रेफरेंस के लिए, और यहाँ पे आपके पास एक पाइप है इस तरीके से, दिस इज द पाइप। ठीक है, अब इस पाइप से क्या हो रहा है ना, इस पाइप को आपने ऐसे पकड़ा हुआ है किसी इंक्लाइंड एंगल पे, तो इस पाइप से क्या होगा, जैसे आपने इसको पकड़ा हुआ है कुछ ऐसे, तो इस पाइप से क्या होगा, इस तरीके से पानी निकलेगा। मतलब जो पानी है वो इस तरीके के पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा इस तरीके से, और ये ग्राउंड पे वापस नीचे गिरेगा। तो ये भी जो पाथ है बेटा, ये भी कैसा पाथ है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये भी कैसा पाथ है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, आप अर्थ के सरफेस पे खड़े होकर किसी भी चीज को ऐसे फेंकते हैं, जैसे भी आप किसी को फेंकते हैं तो वो जो पाथ होता है प्रोजेक्टाइल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि लेट सपोज, आप खुद ही सोचना, लेट सपोज दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को लेट सपोज यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो कर दूं, इस सरफेस के ऊपर एकदम थ्रो कर दूं, मतलब मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे ऐसा, या तो मैं इस सरफेस के ऊपर एक गन ले लूं और उस गन को ऐसा रख के, मतलब मैं क्या करूं, यहाँ पे एक गन ले लूं, यहाँ पे एक गन ले लूं और गन को ऐसा रख के, और सिंपली मैं यहाँ से शूट कर दूं इस बॉल को इस सरफेस पे, सिंपली सरफेस पे क्या करूं, शूट करूं यहाँ से। ठीक है, जब आप शूट करोगे तो ये जो है ना, सिंपली ये इसी पाथ को फॉलो करता हुआ ये बॉल आगे बढ़ेगा इस सरफेस वाले को। यदि आप देखोगे तो इसमें वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। ठीक है, ऐसा मोशन हो जाएगा, 1 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। यदि इसी गन को मैं क्या करूं, इस बार एकदम वर्टिकली ले लूं, एकदम सीधा ऐसे, इसका शेप चेंज कर देते हैं इस बार ऐसा, और यहां से मैंने इसको क्या किया, प्रोजेक्टाइल। जब आप यहां से प्रोजेक्टाइल करोगे तो ये ऑब्जेक्ट सीधा ऐसे जाएगा ऊपर, मतलब सीधा ऊपर जाएगा, और आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये रुकेगा, और रुकने के बाद कुछ हाइट के बाद ये वापस नीचे आएगा। तो ये भी कैसा मोशन हो रहा है, देखो 1 डायमेंशनल मोशन है, बट ये कैसा मोशन है, 1 डायमेंशनल है, वर्टिकली अपवर्ड, और ये कैसा है, हॉरिजॉन्टली 1 डायमेंशनल मोशन। इससे विपरीत यदि आप देखोगे, इन 2 कंडीशन के बीच में अगर जितने भी कंडीशन है वो सब आपको प्रोजेक्टाइल देंगे। कैसे, मतलब कि यहाँ से जो गन का जो डायरेक्शन है, यदि मैं थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दूं, और यहाँ से मैं इस बॉल को प्रोजेक्ट करूं, इस किसी एंगल पे,
लेट्स सपोज वेलोसिटी v, तो ये बॉल कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो आप जब भी ना तो वर्टिकल ना तो हॉरिजॉन्टल, उसके बीच में किसी भी एंगल पे यदि किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं तो उससे जो पाथ हमको दिखाई देता है, वो जिस पाथ को फॉलो करता है वो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं बेटा, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बट इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर इसको और इंक्लाइन कर दे तो बिल्कुल वो इस पाथ को फॉलो करते हुए ऐसे आ जाता, ज्यादा हो सकता है तो हो सकता है वो ऐसे आ जाए, बट ये सारे पाथ कौन से पाथ है, सारा का सारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यस दिस इज प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इसमें जिस भी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ पे जिस भी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने किया, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोजेक्टाइल। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से आपने उसे क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। तो अब इसका मतलब है कि प्रोजेक्टाइल का मतलब कुछ भी हो सकता है। आपने इस मार्कर को फेंक दिया, ये मार्कर प्रोजेक्टाइल होगा। मेरे को फेंक दोगे तो मुझे आप कैसा ट्रीट करोगे, एज अ प्रोजेक्टाइल ट्रीट करोगे। एक हाथी एलिफेंट को फेंक दिया तो वो एलिफेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक प्रोजेक्टाइल होगा। एक फूड को फेंक दिया, एक स्टोन को फेंक दिया, बुलेट से यदि कोई बुलेट निकलेगी यदि गन से, तो वो भी क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जिसको हमने क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर कट समझ में आ गया कि यस दिस इज समथिंग व्हाट वी कॉल प्रोजेक्टाइल, कि मतलब कुछ इस तरीके से हमको प्रोजेक्टाइल देखने को मिलेगा। जो भी जो चौराहे होते हैं वहां पे जो फव्वारा लगा होता है, वो फव्वारे का जो वाटर का जो पाथ होता है वो भी एक पैराबोलिक पाथ होता है, और वो भी एक तरीके का आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, तो नाउ यू गेट एन आइडिया दैट व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन का ऑब्जर्वेशन, कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दो इंडिपेंडेंट मोशन मानते हैं। ऐसा क्यों, मतलब आखिर ऐसा कहां से हमें पता चला, इस चीज को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं कुछ आपको अजम्पशंस बता देता हूं कि अजम्पशंस क्या है। जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो हम एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि हम एक अजम्पशंस लेते हैं और उस अजम्पशंस में हम क्या लेके चलते हैं, वी नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। इसको नेग्लेक्ट करने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, इसको नेग्लेक्ट करने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि हम एयर रेजिस्टेंस को क्यों नेग्लेक्ट करके चलते हैं। अभी आपको समझाता हूँ क्यों, अभी आपको समझाता हूँ कि क्यों नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो आप कुछ ऐसे समझिएगा कि यदि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, m मास का यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये सरफेस है, ये सरफेस। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से ये सरफेस रफ होती है, तो जब ये ब्लॉक मूव करना चाहेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब मान के चलो कि फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है इस डायरेक्शन में, ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है। यदि ये फ्रिक्शन फोर्स ना हो, ये ऑब्जेक्ट अगर इधर की तरफ मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, लेट्स सपोज, और फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा कि यदि आप देखते रहोगे तो थोड़ा देर बाद ये ना, ये ऑब्जेक्ट मूव करता करता क्या होगा कि थोड़ा देर बाद जाके रुक जाएगा। थोड़ा देर बाद ये ऑब्जेक्ट जाके क्या होगा, यहाँ पे रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। जब आप इसको देखोगे तो ये अगर v वेलोसिटी से चल रहा है और आप इसको छोड़ दे रहे हो तो क्या होगा, थोड़ा देर बाद जाके रुक जाएगा। जब ये स्टॉप हो जाएगा बेटा, तो ये स्टॉप क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कंटिन्यूअसली इसमें कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। यदि ये फ्रिक्शन फोर्स हम हटा दें, यदि ये फ्रिक्शन फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर दें, अगर हम इस फ्रिक्शन फोर्स को हटा देते हैं पिक्चर से, तो कभी भी ये स्टॉप नहीं होगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से हमेशा ही मूव करता
रहेगा। ये ऑब्जेक्ट हमेशा ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इसलिए मूव करता रह रहा है क्योंकि यहाँ पे अब कोई फोर्स ही नहीं है, मतलब कि यहाँ पे एक यही फोर्स था, इसको भी हमने हटा दिया, लेट्स सपोज हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तब कोई फोर्स नहीं है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से हमेशा मूव करता रहेगा। और न्यूटन ने बताया था कि दिस इज अ स्टेट, ये एक स्टेट है किसी बॉडी की, यदि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक कि इसमें बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो अब हमने फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिया, लेट्स सपोज इसका इफेक्ट कितना कम है कि इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो यही आइडिया लगाया गया यहाँ पे अजम्पशंस में। अब देखना कैसे, यही आइडिया हमने प्रोजेक्टाइल में भी यूज किया। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस किया। जब हमने नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस किया तो हुआ क्या, उस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, ठीक है। अब इससे हमने यहाँ से लिया अपना वो प्रोजेक्टाइल, ये रहा वो प्रोजेक्टाइल, एज अ पार्टिकल कंसीडर करते हैं, और इसको हमने फेंका। जब इसको हमने फेंका तो ये जो प्रोजेक्टाइल है कुछ इस तरीके से पाथ को फॉलो करता हुआ नीचे आ गया, इस तरीके से पाथ को फॉलो करता हुआ नीचे आ गया। अब ध्यान से देखो, यदि लेट्स सपोज ये प्रोजेक्टाइल यहाँ कहीं पे है, यहाँ कहीं पे है, या यहाँ कहीं पे है, या यहाँ कहीं पे है, आपने जब ध्यान से देखा तो आपने पाया कि ये प्रोजेक्टाइल किसी भी पोजीशन पे रहे, किसी भी पोजीशन पे रहे, हमने सिर्फ ये देखा कि इस प्रोजेक्टाइल में बस एक ही फोर्स लग रहा है और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये फोर्स एक ही लग रहा है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे भी एक ही फोर्स लग रहा है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे भी एक ही फोर्स लग रहा है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे भी फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और वो फोर्स क्या है, एफजी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट पे आप ध्यान से देखोगे इस ऑब्जेक्ट को तो आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, मतलब यहाँ पे फोर्स क्या है, जीरो, यहाँ पे फोर्स क्या है, जीरो, यहाँ पे फोर्स क्या है, जीरो, और इधर भी फोर्स क्या है, जीरो। मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है। और यदि कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो। यदि एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो है इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी। दिस इज द आइडिया वी गेट इफ वी नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस। क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को यदि हम नेग्लेक्ट नहीं करते तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी ऑब्जेक्ट पे इस अपोजिट डायरेक्शन में, इसी ऑब्जेक्ट पे इस अपोजिट डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे एक एफ आर आने लगेगा। लेट्स सपोज दिस इज एयर रेजिस्टेंस की वजह से, ड्यू टू दिस एयर रेजिस्टेंस की वजह से, वैसे उसको ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। तो एफडी भी आप लिख सकते हो, ड्रैग फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। इसका मतलब ही तो यही हुआ कि अगर आप किसी स्टोन को लेके आप फेंकते हो इस तरीके से तो स्टोन ज्यादा दूर जाता है, लेकिन आप हल्की चीज ले लो उसको फेंको तो वो ज्यादा दूर क्यों नहीं जा पाती, वो ज्यादा दूर इसलिए नहीं जा पाती, ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से। वो क्या उसको दूर जाने नहीं देता उसे, ठीक है। तो एयर रेजिस्टेंस वहां पे ज्यादा हो जाता है उस ऑब्जेक्ट में। बट यहाँ पे हम इसको इसलिए नेग्लेक्ट करके चलते हैं क्योंकि इस एफडी को हमने क्या कर दिया, जीरो। और जैसे ही हमने एफडी को जीरो किया तो हमें क्या हो जाएगा ना कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी का टर्म मिल जाएगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन में है उससे भी फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दिस इज द आइडिया वी गेट if we neglect the air resistance then we can establish the relation very easily। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इन ऑब्जर्वेशन की वजह से कि इसमें ऑब्जर्वेशन जीरो है और वर्टिकल डायरेक्शन में देखें अभी हम तो एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है और वर्टिकल डायरेक्शन में यदि मैं देखूं तो एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है। कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है बेटा, जी, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ये कैसा एक्सेलरेशन होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। तो इधर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है।
यदि कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है तो अब हम देखते हैं कि ये दो चीज हमको तो यहाँ से मिल गई है ना, ये दो चीज हमको यहाँ से मिल गई। अब इससे हमें एक चीज और पता चलेगा, वो क्या पता चलता है उस चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि अब हम ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम स्प्लिट कर सकते हैं। किसमें स्प्लिट कर सकते हैं? वन डायमेंशनल ग्रेविटेशनल मोशन प्लस वन डायमेंशनल ग्रेविटेशनल मोशन, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कैसा ले लूंगा इसको? वन डायमेंशनल फ्री फॉल कंडीशन। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं कैसा मोशन ले लूंगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। वन डायमेंशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन जो है उसको कंसीडर करके हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को स्प्लिट कर सकते हैं। ये आइडिया है। अब इसको स्प्लिट कैसे किया, तो उसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जिससे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि उसको कैसे स्प्लिट किया गया है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे बहुत इजीली समझ में आ जाता है कि ये दोनों मोशन एक्चुअली में इंडिपेंडेंट मोशन। तो कैसे समझ में आता है उस चीज को समझते हैं। लेट्स सपोज दिस इज अ टावर। लेट्स सपोज दिस इज अ टावर। ये एक टावर है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस टावर पे खड़े होके हमने क्या किया कि एक बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप किया। एक बॉल को हमने किस तरफ ड्रॉप किया? नीचे की तरफ। इस बॉल को हमने किधर की तरफ ड्रॉप किया? नीचे की तरफ। और यहीं पे एक दूसरी बॉल है, एग्जैक्ट यहीं से हमने एक दूसरी बॉल को क्या किया कि इस डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट किया। किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेट्स सपोज कुछ v वेलोसिटी या u वेलोसिटी ले लेते हैं। u वेलोसिटी से इसको क्या किया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया दो बॉल को। और जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमने पाया कि ये जो बॉल है ये कुछ इस तरीके से पाथ को फॉलो करते हुए नीचे गिरेगा। ये कुछ इस तरीके से पाथ को फॉलो करता हुआ नीचे गिरेगा। और ये वाली जो बॉल है ये A है, ये B है। ये वाली जो बॉल है बेटा ये नीचे की तरफ इस तरफ गिरेगी ऐसे नीचे, है ना। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने कुछ ऑब्जर्व किया। यदि ये फोटो लिया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली इनका फोटो लिया गया है बकायदा। आप अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो आपको सब चीजें मिलेगा। उसमें क्या देखा गया? उसमें देखा गया कि जब ये बॉल नीचे आ रही है और ये यहाँ तक पहुंच रही है, लेट्स सपोज इन टाइम t, एनी टाइम t1 हमने लिया। उस t1 टाइम में यदि ये वाली बॉल यहाँ पे है तो उसी t1 टाइम में ये वाली बॉल पता कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे। और इसमें भी जो फोर्स एक्ट कर रहा है Fg, और इसमें भी जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज नथिंग बट Fg। ये बॉल जब लेट्स सपोज एट टाइम t2 पे यहाँ पहुंचती है तो ये बॉल एट टाइम t2 में ये भी वहीं पहुंचती है। उसके मतलब एकदम हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसी पे वो मिलता है। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मिलता है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मिलता है। थोड़ा सा इक्वल बना लेते हैं, समझ में आएगा आपको। हाँ, तीसरा पॉइंट देखा कि एट टाइम t3 पे यदि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये प्रोजेक्टाइल, तो ये वाला प्रोजेक्टाइल भी यहाँ पे है। ये वाला प्रोजेक्टाइल यहाँ पे है टाइम t4 पे, तो ये वाला प्रोजेक्टाइल यहाँ पे है। जब ये ग्राउंड पे गिरता है उसी टाइम पर ये भी ग्राउंड पे गिरता है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज पकड़ में आती है कि यदि मैं वर्टिकल डायरेक्शन में देखूं, वर्टिकल में इसका देखें कि u इन वर्टिकल डायरेक्शन 0 है, तो आप इस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो इसका भी वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ से जितना डिस्टेंस आया ये भी उतना ही डिस्टेंस नीचे आया। यस, बिल्कुल सही। और ये यदि यहाँ तक आया तो ये भी उतना ही डिस्टेंस नीचे आ रहा है। ये यहाँ तक जितना आ रहा है ये भी उतना ही डिस्टेंस आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं इसको आप देखो ना, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब लेट्स सपोज ux इसका 0 है और इसका जो ux है वो कुछ है, ux मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको हमने इस डायरेक्शन में फेंका था। तो यहाँ पे तो 0 है बट यहाँ पे कुछ वैल्यू है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे दोनों 0 है। तो हम देख रहे हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन का जो मोशन है ना वो इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे कुछ वेलोसिटी भी देके फेंक रहे हो तब भी जो वर्टिकल डायरेक्शन का जो उसका जो नीचे की तरफ वो आ रहा है वो उसी टाइम में पहुंच रहा है। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि यदि आप इसकी स्पीड को बढ़ा दोगे, यदि आप इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा पाथ ले लेगा, बट ये आएगा वही उसी टाइम पे, ये यहाँ पे ही मिलेगा। मतलब इसका आप थोड़ा सा क्या करोगे, स्पीड बढ़ा दोगे तो उसकी ये हॉरिजॉन्टल रेंज बढ़ जाएगी। ये मतलब ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ये जरूर बढ़ जाएगी, बट ये डिस्टेंस जो है नहीं बढ़ रही है। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में यदि आप यहाँ की बात करेंगे जो स्पीड इसकी होगी वही स्पीड इसकी भी होगी।
वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्पीड यहाँ पे इसकी होगी वही स्पीड इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे भी होगी। वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हमको समझ में आता है कि जो वर्टिकल मोशन है और जो हॉरिजॉन्टल मोशन है बोथ आर इंडिपेंडेंट मोशन। मतलब कि दिस प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग, मतलब दिस प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट, ये है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कौन कौन से मोशन इसमें इंडिपेंडेंट है? वन डायमेंशन vertical motion under gravity and one dimension horizontal motion with zero acceleration, with zero acceleration। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है? जी इक्वल टू कांस्टेंट है। तो ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है बेसिकली ये दो इंडिपेंडेंट मोशन का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सा? वन डायमेंशनल वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी और दूसरा है वन डायमेंशनल हॉरिजॉन्टल मोशन विथ जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है ही नहीं, मतलब इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी कैसी है? पूरे के पूरे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस वेलोसिटी से आपने इसको हॉरिजॉन्टल में फेंका है उसके हर एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? ux मीटर पर सेकेंड, ux मीटर पर सेकेंड, ux मीटर। इवन गिरने के टाइम पर भी इसकी हॉरिजॉन्टल जो स्पीड है वो होगी ux मीटर पर सेकेंड। हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ पे और बढ़ जाएगी, यहाँ पे और बढ़ जाएगी और यहाँ पे और ज्यादा होगी। इसका भी यही कहानी है, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगी, यहाँ पे और बढ़ेगी, यहाँ पे और बढ़ेगी और जब गिरेगा तब इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड कुछ और होगी और हॉरिजॉन्टल में तो वही रहेगी, दैट इज ux मीटर पर सेकेंड, जो भी आप u एक्सिस से फेंकेंगे। ठीक है, ये चीज है क्लियर। तो ये इस वजह से हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को टू इंडिपेंडेंट मोशन में तोड़ सकते हैं। जैसे ही ये आइडिया हमको लगा तो हमने देखा कि अच्छा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसकी इक्वेशन तुम्हारे पास पहले से है, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ रखा है। जीरो एक्सेलरेशन है फिर तो कहानी खत्म हो गई, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। इसमें तो जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, बस ये लगेगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। और इसमें क्या लग जाएगा आपका? इसमें लग जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, वन डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी वाली जितनी है। मतलब एक्सेलरेशन की जगह हम क्या रख देंगे? सिर्फ जी से रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन को, इसको हम यहाँ पे सेपरेटली यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द आइडिया, यही आइडिया है जिसकी वजह से एनालिसिस हमारी थोड़ा सा क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और इसको थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एक दो पॉइंट निकालते हैं, फिर यही पे प्रोजेक्टाइल मोशन अपन क्लोज करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा एटलीस्ट कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, ये मतलब दिमाग क्या लगाया गया है प्रोजेक्टाइल मोशन में, है ना? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रोजेक्टाइल मोशन कई तरीके का होता है। एक होता है ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब कि खड़े होके हॉरिजॉन्टल सरफेस से हम किसी चीज को फेंक रहे हैं उसको बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जैसा अभी मैंने फिगर बनाया था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक दिया आपने, किसी छत पे खड़े होके आपने हॉरिजॉन्टल फेंका तो वो क्या होगा? ऐसे जाएगा, उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल मतलब प्रोजेक्टाइल। और एक होता है इंक्लाइंड पे, कि किसी इंक्लाइंड सरफेस पे मतलब डाउन टू अप, मतलब किसी पहाड़ पे, जैसे पहाड़ में ऊपर की तरफ हम कोई चीज फेंक रहे हैं, है ना? तो इंक्लाइंड सरफेस पे आप फेंक रहे हैं तो दैट इज डाउन टू अप, और ऊपर से फेंक रहे हैं नीचे तो दैट इज अप टू डाउन। यही कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइप्स होते हैं बेसिकली। यहाँ पे आप देखो, बस हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ हम निकाल लेते हैं कि जैसे मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, रेंज क्या होगा, इस चीज को थोड़ा सा हम देखते हैं कैलकुलेट करके। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। अब आप देखो ये रहा हमारा वो प्रोजेक्टाइल, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको हम फेंक रहे हैं, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u से ये कुछ इस तरीके के पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा, ये कुछ इस तरीके के पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा, ये कुछ इस तरीके के पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा।
लेट्स सपोज कि ये एंगल कितना है थीटा, इसको जब हमने फेंका तो ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल से फेंका हमने इसको, थीटा एंगल से फेंका, ठीक है। अब ये हमारा रेफरेंस है तो इसको हम ले लेते हैं लेट्स सपोज यू एक्स, एक्स है तो इसलिए इसको ले लिया यू एक्स और वर्टिकल डायरेक्शन को वाई ले लिया तो इसको ले लेंगे यू वाई, मतलब वर्टिकल इसका जो वेलोसिटी है इनिशियल का वो कितना है यू वाई है, यू वाई है, लेट्स सपोज यू वाई है, ठीक है। तो यू एक्स कितना आ जाएगा यू कॉस थीटा, यू वाई कितना आ जाएगा यू साइन थीटा, ठीक है, यू साइन थीटा। अब आप देखो कि जब प्रोजेक्टाइल इस वर्टिकल हाइट पे पहुंचेगा, जब प्रोजेक्टाइल इस वर्टिकल हाइट पे पहुंचेगा तो जो यू वाई है, सॉरी वी वाई लेते हैं क्योंकि बाद का वेलोसिटी है तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे यदि हम हॉरिजॉन्टल देखें कि दिस वी एक्स, तो वी एक्स किसके बराबर रहेगा यू एक्स के, दैट इज यू कॉस थीटा। ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये सब जगह कांस्टेंट रहेगा, है ना, इस पूरे पाथ पे ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, दैट इज यू कॉस थीटा, मतलब इस पॉइंट पे भी इसका जो ये वैल्यू है कांस्टेंट रहेगा, दैट इज यू कॉस थीटा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देता हूँ, ऐसा आपको पता होगी, आपने पढ़ी होगी पहले, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ए की जगह हम क्या रखेंगे माइनस जी, तो u माइनस जी टी, एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड दिस v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। ये इक्वेशन ऑफ मोशन से बस यही लगती है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि आपको लगाना है तो आप यहाँ पे g की जगह 0 0 0 रख दो, तो v इक्वल टू यू, एस इक्वल टू यू टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, बस यही एक्सप्रेशन बचेगा, ये बाद वाला पार्ट हट जाएगा, ये वाला लगेगा जब हम वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो हाइट होता है बेटा, इसे बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, दिस हाइट फ्रॉम दिस ग्राउंड इसको बोलते हैं एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एच मैक्स को क्या बोलते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। एंड लेट्स सपोज कि मुझे मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट करना है, क्योंकि कैलकुलेट भी करते चलते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस तरीके से इसको निकालते हैं। अब मैक्सिमम हाइट है तो मैं क्या करता हूँ कि वर्टिकल डायरेक्शन में है वर्टिकल हाइट, मतलब वाई डायरेक्शन में, तो मैं सिर्फ 2 पॉइंट चूज कर लेता हूँ, दैट इज ये है। तो आप मोशन को क्या करो, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको ले आओ हॉरिजॉन्टल में, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो आप मान लो कि ये ए है और ये बी है, आप कुछ मत समझो, आप बस समझो कि ये प्रोजेक्टाइल वाला जो पार्ट, ये जो प्रोजेक्टाइल है ये ऊपर गया है और नीचे आ गया है, बस इतना ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ इसके साथ। तो यदि आपको एच मैक्स निकालना है, हाइट निकालनी है, तो आप यहाँ पे देखिए ये रहा रिलेशन, तो ए और बी के बीच में इनिशियल वेलोसिटी जो है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज यू वाई, वो कितनी है यू साइन थीटा, और फाइनल कितना है 0। तो यदि मैं इसको लगाऊं तो एस, एस की जगह क्या रखेंगे एच मैक्स, this will be nothing but this ut, इसको लगाते हैं ये वाला, क्योंकि इसमें टाइम का फैक्टर है, मुझे टाइम निकालना पड़ जाएगा, तो इसको लगाते हैं वी स्क्वायर, वी कितना है ये वाला लगाते हैं, वी वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 जी एंड एच मैक्स। तो यहाँ से यदि आप देखोगे तो इसकी वैल्यू है क्या 0, यहाँ से आप लिखोगे यू वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2g एच मैक्स। अब यू वाई क्या है, देखो यू साइन थीटा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से यू साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2g एच मैक्स। तो यहाँ से यदि मुझे एच मैक्स निकालना है तो एच मैक्स आ जाएगा सिंपली यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय दिस 2g। तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट। कहाँ से निकाला मैंने इसको, 1 डायमेंशनल मोशन कंसीडर किया और जो मैक्सिमम हाइट थी मैंने बता दिया सिंपली, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, यदि मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, इसको रफ कर देता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को कंसीडर कर लें तो हमें पहले रेंज निकालनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर यदि हम वर्टिकल को कंसीडर करें तो आप ध्यान से देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि जब ये यहाँ से गया 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 और नीचे तक गिरा, तो जब तक ये फ्लाइट करता रहा उस टाइम को हम क्या बोल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं।
तो यहाँ पे आप सिंपली इसको कंसीडर कर लो कि टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ नहीं है, मतलब ये ब्लॉक इस ए से बी तक गया और बी से ए तक आया, वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। जब ये ऊपर से लेके यहाँ से यहाँ तक पहुंचा और यहाँ से लेकर नीचे आया, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मतलब है कि मैं यदि ऊपर जाने वाले टाइम को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब कि 2 टाइम ऑफ दिस ए बी, मतलब इस ए बी को ट्रेवल करने में इसको जो 2 बार टाइम है, मतलब उस टाइम का 2 टाइम्स कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। मुझे मिल जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पर लिख देता हूँ, मुझे मिल जाएगा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज TOF, ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स T ऑफ दिस ए बी। ए से बी तक जाने में जो समय उसको मैं डबल कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखूं कि हम अगर देखें तो यहाँ हमारे पास रिलेशन है, इसमें हमारे पास V है, U है, E है, बिल्कुल सब कुछ है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि दिस VY इक्वल्स टू UY माइनस दिस GT टाइम ऑफ दिस ए बी। तो यहाँ से ये देखो, ये वैल्यू है क्या, 0, क्योंकि बी में कितना है, 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि दिस TAB इक्वल टू नथिंग बट दिस UY डिवाइडेड बाई G। अब UY है कितना, U साइन थीटा, U साइन थीटा बाई G, U साइन थीटा बाई G। अब ये टाइम सिर्फ ऊपर जाने का है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2U साइन थीटा बाई G, 2U साइन थीटा बाई G। तो इसको लिख देता हूँ कि ये वैल्यू हमें मिली 2U साइन थीटा बाई G। तो हमने इसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया कि कितनी देर तक हवा में फ्लाइट करेगा, इस चीज़ को भी हमने बहुत आसानी से निकाल लिया। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस वही है कि वो लॉजिक हमको क्लियर है कि हम इसको एज अ 1 डायमेंशनल मोशन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो एक चीज़ इसमें रह गई दैट इज रेंज। बस रेंज निकालने के बाद आज यहाँ पे इसको हम फिनिश कर देंगे। आप, आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बहुत सिंपल। इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं रेंज। इसको क्या बोलते हैं, देखो रेंज, इसको बोलते हैं रेंज। इसको सिंपली हम R से डिनोट करते हैं। तो रेंज को यदि हम देखो तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर अगर इस पॉइंट को अगर बताना चाहें तो हम बोल देते हैं लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज C। मान लो कि पॉइंट कौन सा, C है। तो रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा ले, कौन सा भी लगा लो, ये वाला लगा लो, एक्स डायरेक्शन में कि Vx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू UX का होल स्क्वायर। अरे इसको लगा लो ना, एक्सेलरेशन तो 0 है, ये डायरेक्ट ये वाला रिलेशन, S इक्वल्स टू UX मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट, ये जो टाइम है। बट यहाँ से देखो, जब ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा और जब ये यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे आएगा, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे जो टाइम आएगा ये कौन सा टाइम आएगा बेटा, मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ दिस फ्लाइट। अब S है क्या, दिस इज रेंज, UX कितना है, U cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई दिस टाइम, कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट, 2U साइन थीटा, 2U साइन थीटा बाई 2U साइन थीटा बाई G है शायद, 2U साइन थीटा बाई G, 2U साइन थीटा बाई G। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है, यहाँ पे देखो U और U क्या हो जाएगा, U स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा बाई G। तो रेंज का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको, U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G, दिस विल बी द आंसर। तो यहाँ पे हमने इतनी सारी चीजें निकाल ली कि H मैक्स कितना होता है वो मैंने बता दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है वो भी हमने निकाल लिया, और यहाँ से हमने रेंज की वैल्यू भी निकाल ली। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्टाइल मोशन को समझ सकते हो और प्रोजेक्टाइल मोशन की एनालिसिस कर सकते हो, बहुत आसान है। बस आपको ये समझना होता है कि 1 डायमेंशनल में जब हम वर्टिकल लगा रहे हैं तो आप हॉरिजॉन्टल को भूल जाओ, जब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूज करो तो आप वर्टिकल को भूल जाओ। और हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लगाना इसलिए आसान है क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन को कोई फैक्टर नहीं आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने बताया, कॉन्सेप्ट इसी तरीके से यूज होता है। अगर आपने सीख लिया तो आपको हमेशा पढ़ने में कभी भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। थैंक यू।